दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर भारत के पहले स्वदेशी बॉम्बर को लेकर सामने आई है और इसके ऊपर इस समय काफी सारे आर्टिकल वगैरह छप चुके हैं। इसके अलावा भारत ने जो हाल ही में हाइपरसोनिक का परीक्षण किया, ये किस तरह से मिसाइल के क्षेत्र में भारत के लिए गेम चेंजिंग की भूमिका निभाने वाला है और इस मिसाइल के प्रोडक्शन को लेकर और भी जो नई डिटेल सामने आई है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं भारत के बॉम्बर प्रोजेक्ट की। भारत अब एक ऐसा रणनीतिक बॉम्बर बनाने की तैयारी में है जो 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर के टारगेट को निशाना बना सके। ये कदम भारत की रक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है, जो पहले सिर्फ अपने पड़ोस या क्षेत्र खतरों तक सीमित थी, अब वो पूरी दुनिया में अपने दुश्मनों तक पहुंचने की क्षमता विकसित कर रही है। वहीं इस प्रोजेक्ट का नाम है अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट यानी ULRA। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ये प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज की मॉडर्न वारफेयर यानी आधुनिक युद्ध सिर्फ जमीन या पानी तक सीमित नहीं रह गया। अब लड़ाई साइबर स्पेस और लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर स्ट्राइक पर आ चुकी है। चीन पहले ही अपने H-20 बॉम्बर्स पर तेजी से काम कर रहा है। अमेरिका के पास B-2 स्प्रिट और नया आने वाला B-21 राइडर जैसे अत्याधुनिक बॉम्बर पहले से मौजूद है। ऐसे में भारत के पास ये एक मौका है जहां वो अपनी एयर स्ट्राइक क्षमता को ग्लोबल स्तर तक पहुंचा सकता है। हालांकि भारत के पास जमीन और समुद्र पर न्यूक्लियर डिटरेंस यानी परमाणु शक्ति है, लेकिन हवाई हमलों की क्षमता अभी सीमित है और यही कमी अब पूरी की जा रही है। आज की दुनिया में जहां रफ्तार, दूरी और अचानक हमला करने की क्षमता युद्ध की दिशा तय करती है, वहां एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर भारत के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसा बॉम्बर जो हजारों किलोमीटर दूर उड़ान भर सके और दुश्मन के दिल में जाकर सटीक हमला कर सके। वो भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा करेगा, यानी जमीन, समुद्र और अब हवा से भी परमाणु हमला करने की पूरी क्षमता। इस दिशा में भारत रूस के TU-160 ब्लैक जैक से बहुत कुछ सीख रहा है। ये दुनिया का सबसे भारी और सबसे तेज सुपरसोनिक बॉम्बर है, जिसकी रेंज करीब 12,300 किलोमीटर है और ये करीब 40 टन तक हथियार ले जा सकता है। भारत इस बॉम्बर के डिजाइन और टेक्नोलॉजी को समझ रहा है ताकि अपनी जरूरतों के हिसाब से उसमें बदलाव कर सके। भारत का खुद का वर्जन शायद स्विंग विंग डिजाइन वाला होगा, जिसमें पंख उड़ान के दौरान अपनी स्थिति बदल सकते हैं, जिससे लंबी दूरी पर ईंधन की बचत और गति नियंत्रण बेहतर हो जाता है। अब बात करते हैं अमेरिका के B-21 राइडर की। इसकी रेंज करीब 9,300 किलोमीटर बताई जा रही है, लेकिन भारत इससे भी आगे जाना चाहता है। भारत का लक्ष्य है कि उसका बॉम्बर बिना रिफ्यूलिंग के अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच सके। इसके लिए उसमें एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, रडार को चकमा देने वाली बनावट और ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होंगे। साफ है कि भारत एक ऐसा बॉम्बर बना रहा है जो नजर न आए, बहुत दूर तक जाए और सही जगह पर हमला करे। अब अगर हथियारों की बात करें तो इस बॉम्बर का सबसे बड़ा हथियार होगा ब्रह्मोस NG यानी ब्रह्मोस न्यू जनरेशन मिसाइल। एक बॉम्बर में 4 ब्रह्मोस NG मिसाइल लगाई जा सकती है, जिनकी रेंज करीब 290 से 450 किलोमीटर के बीच होगी। ये मिसाइलें दुश्मन के एयरबेस, एयर स्टेशन, कमांड सेंटर्स और यहाँ तक कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कुछ ही मिनटों में तबाह कर सकती है। इसके साथ ही इसमें और भी एडवांस हथियार हो सकते हैं, जैसे अग्नि 1P मिसाइल, लेजर बम और एंटी रेडिएशन मिसाइलें। मतलब ये एक फ्लाइंग वेपन सिस्टम होगा जो एक साथ कई काम कर सकेगा। हालांकि अब सवाल उठता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए टेक्नोलॉजी कहां से आएगी। इसे भारत में ही बनाया जाएगा, लेकिन इसमें भारत को कुछ मदद की जरूरत होगी। रक्षा मंत्रालय, DRDO, HAL और एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे हैं। रूस और फ्रांस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें जारी है। सबसे बड़ी चुनौती है इसका इंजन। इस बॉम्बर के लिए GE F414 या रूस का NK-32 इंजन अपनाया जा सकता है, जिसे भारत की जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा ताकि रेंज और ताकत दोनों मिले। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत की रणनीति में एक बड़ा बदलाव आएगा। ये बॉम्बर भारत को ग्लोबल स्ट्राइक कैपेसिटी देगा, यानी भारत कहीं से भी कभी भी हमला कर सकेगा।
वहीं से भारत का न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक पावर और मजबूत होगा। खासकर इंडो पैसिफिक में भारत की स्थिति और प्रभाव कई गुना बढ़ेगा। यानी सिर्फ पड़ोस तक सीमित रहने की सोच से निकलकर भारत अब वैश्विक स्तर पर अपनी मौजूदगी का संदेश देना चाहता है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इसका पहला प्रोटोटाइप 2032 से 2035 के बीच उड़ सकता है। फिलहाल डिजाइनिंग का काम शुरू हो चुका है, डमी मॉडल तैयार किए जा रहे हैं और शुरुआती रिसर्च पर तेजी से काम चल रहा है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि रक्षा नीति में आगे बढ़कर दुनिया को बता देना चाहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो कहीं भी जवाब देने में सक्षम है। हम ये बात कह सकते हैं कि आने वाले 10 से 15 सालों में भारत के पास अपना खुद का फाइटर जेट, खुद का बॉम्बर होने वाला है और ये भारत की ताकत को दुनिया भर में और भी ज्यादा बढ़ा देगा। बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। डीआरडीओ ने हाल ही में जिस मिसाइल का परीक्षण किया है उसे भारत की अब तक की सबसे एडवांस मिसाइल कहा जा रहा है। इसका नाम है एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी ETLDHCM। ये मिसाइल न सिर्फ ब्रह्मोस, अग्नि 5 या आकाश से अलग है, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा आगे और तेज जाती है। इसे भारत के क्लासिफाइड प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार किया गया है, एक गुप्त कार्यक्रम जो भारत की अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली विकसित करने पर केंद्रित है। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक ये मिसाइल मैक 8 की गति यानी करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1500 किलोमीटर दूर तक टारगेट को भेज सकती है। इस मिसाइल की ताकत का असली राज छिपा है इसके इंजन में, जो कि स्क्रैमजेट इंजन है। ये पारंपरिक इंजनों से अलग है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिसाइल में भरी नहीं जाती बल्कि हवा से ली जाती है। इससे मिसाइल हल्की भी रहती है और लंबे समय तक तेज उड़ान भर सकती है। नवंबर 2024 में डीआरडीओ ने इस इंजन का जमीन पर 1000 सेकंड का टेस्ट किया था, जिसमें उसने एक्सट्रीम हीट और स्पीड को झेलकर अपनी ताकत साबित की। ये मिसाइल 2000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सह सकती है, जो ऐसी रफ्तार से उड़ान भरते समय बेहद जरूरी है। एक और बड़ी बात यह है कि ETLDHCM को जमीन, पानी या हवा कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के लिए ये मिसाइल एक कॉमन हथियार बन सकती है। ये मिसाइल 2000 किलो तक का पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और क्योंकि यह बेहद निचली ऊंचाई पर उड़ती है, इसे रडार से पकड़ना और इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। वहीं इस मिसाइल की सबसे खास बात है इसकी इन फ्लाइट मैन्यूवरेबिलिटी, यानी ये उड़ते उड़ते रास्ता बदल सकती है। ये आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। भारत ने इस मिसाइल का टेस्ट ऐसे वक्त पर किया जब दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट विष्णु भारत का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी हाइपरसोनिक कार्यक्रम है। इसके तहत 12 अलग अलग हथियारों को बनाने की योजना है, जिनमें डिफेंसिव इंटरसेप्टर से लेकर अटैक मिसाइलें शामिल है। ETLDHCM सिर्फ शुरुआत है। उम्मीद है कि 2027-28 तक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी सेवा में शामिल हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल को पूरी तरह भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया है। छोटे मोटे उद्योगों और निजी कंपनियों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। डीआरडीओ और विज्ञान विभाग ने मिलकर जो हीट रेजिस्टेंट कोटिंग तैयार की है वो इस मिसाइल को इतना मजबूत बनाती है कि समुद्र या रेगिस्तान कहीं भी ऑपरेशन किया जा सके। ETLDHCM सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक संकेत है कि भारत अब न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रहा है बल्कि रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा है। इस मिसाइल के जरिए भारत ये बता रहा है कि वो अब ना किसी पर निर्भर है और ना ही पीछे रहने वाला है। अब भारत की गिनती उन देशों में होगी जो न सिर्फ सुरक्षा करते हैं बल्कि गेम के रूल्स बदलने की ताकत रखते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों के पास ये ताकत है कि वे हथियारों के मामले में भारत को दुनिया के बाकी देशों से आगे कर सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि स्पेस के सेक्टर में भारत ने अपने चंद्रयान और मंगलयान जैसे प्रोजेक्ट के तहत नासा तक को हैरान कर दिया था। वहीं मिसाइल के क्षेत्र में अग्नि जैसी सीरीज बनाकर भारत ने अपनी क्षमता डिफेंस के क्षेत्र में भी साबित की है। अब अगर सही फंडिंग और सही दिशा में भारत काम करे तो इन दोनों क्षेत्रों में भारत जरूर कामयाब हो सकता है। यकीनन आज कई सारे प्रोजेक्ट में भारत पीछे चल रहा है, लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि डिफेंस के क्षेत्र में स्वदेशीकरण पिछले 10 सालों से ही जोर पकड़ा है। इसीलिए भारत इन क्षेत्र में नया है, जबकि बाकी देश कई दशकों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसीलिए हमें अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा रखना होगा और थोड़ा समय देना होगा।
और यकीनन आने वाले कुछ सालों में हमारे पास ऐसे आधुनिक हथियार होंगे। भारत के इन महान वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।